हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू एसआर पे स्टोरीज, जहां पे मैं आपके साथ हुए क्रीपी या फिर हॉरर इंसिडेंट सुनाता हूं। एंड अगर आपको भी अपनी स्टोरीज मुझे सबमिट करनी है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दी होगी, जहां पे आप ये फॉर्मेट यूज करके अपनी स्टोरीज मुझे सबमिट कर सकते हैं। आज की स्टोरी एक्चुअली एक ट्रू इंसिडेंट है गाइस, एंड इट इज नॉट अबाउट अ हॉरर इंसिडेंट, पर ये एक बहुत ही ज्यादा वियर्ड सी चीज थी जिसके बारे में मैंने पढ़ा था एंड आई रियली वांटेड यू गाइस टू नो अबाउट इट। तो अगर आपको भी इस लॉ सूट के बारे में असलियत में पढ़ना है, क्योंकि इट इज अ रियल स्टोरी, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दिया होगा पक्का, तो यू कैन गो देयर एंड रीड अबाउट दिस इंसिडेंट। पर अब आ जाते हैं हम लोग वीडियो पे। इमेजिन अ वर्ल्ड जहां पे दुनिया में हर एक जगह में, हर एक शहर में तुम्हारा एक घर हो, तुम्हारा ठिकाना हो। नो मैटर वेयर यू गो इन दिस होल वर्ल्ड, कोई ना कोई तुम्हारे घर वापस आने का इंतजार कर रहा हो। इट साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू आफ्टर ऑल, राइट? कोई बेवकूफ ही होगा जो हमारे इस क्रूअल और अनफॉरगिवेबल वर्ल्ड में इस चीज को एक्सपेक्ट करेगा। बट दिस इज वेयर एन ऐप नेम कॉल्ड काउच सर्फिंग कम्स इन। काउच सर्फिंग एक ऐसी सर्विस है जिसमें लोग ट्रैवलर्स को अपने घरों में ठहरने की जगह देते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज़ कि ये सर्विस बिल्कुल फ्री होती है और किसी भी पर्सन को अपने स्टे के लिए ₹1 तक नहीं देने पड़ते हैं। इंस्टेड वो अपने होस्ट की छोटी मोटी मदद या उनका कोई काम करके अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं। काउच सर्फिंग का मकसद एक ऐसा ओपन माइंडेड लोगों की कम्युनिटी बिल्ड करना है जो अपने घर, फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस नए लोगों के साथ शेयर करें। इट्स नॉट जस्ट अबाउट लोगों के रहने की जगह प्रोवाइड करना, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट मेकिंग फ्रेंड्स एंड मीटिंग न्यू पीपल। केसी फेंटन सिर्फ 21 साल के थे जब 1999 में वो अमेरिका से आइसलैंड घूमने जाने वाले थे, पर उनके पास वहाँ ठहरने के लिए कोई जगह नहीं थी। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ आइसलैंड के डेटाबेस को हैक करके 1500 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को रैंडम ईमेल्स भेजे, जिसमें उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करा कि वो उन्हें अपने घर पर कुछ दिनों के लिए रहने दे। Even though it was a shot in the dark, काफ़ी रिजेक्शंस के बाद भी 50 से ज़्यादा लोगों ने उनके ईमेल पर पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करा था। सारे रिप्लाइज को पढ़ने के बाद केसी ने डिसाइड करा कि वो एक R&B सिंगर के घर स्टे करेंगे, बिकॉज R&B सिंगर्स आर कूल। इसीलिए गो लिसन टू माई न्यू सॉन्ग 308 ऑन Spotify राइट नाउ। आई होप तुम लोगों को वो स्निपेट पसंद आया होगा। बट एनीवेज, लेट्स गेट बैक टू दिस वीडियो। आइसलैंड की ट्रिप के दौरान केसी का उस सिंगर के घर रुकना प्रोवाइडेड टू बी अ वेरी गुड डिसीजन, और ट्रिप ख़त्म होने तक केसी और उस सिंगर की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। इस ओवरऑल पॉजिटिव एक्सपीरियंस के कारण वापस लौटने के समय जब वो अपने एक्सपीरियंसेस को रिकॉल कर रहे थे, तब उनके दिमाग में एक रेवोल्यूशनरी आइडिया आया। वो चाहते थे कि जो पॉजिटिव चीज़ें उन्होंने अपने ट्रिप में एक्सपीरियंस करी थी और जिस तरह से उन्होंने नए दोस्त बनाए थे, उसी तरह बाकी लोग भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाएँ। इसीलिए अमेरिका वापस लौटते ही उन्होंने couchsurfing.com डोमेन को रजिस्टर करा था विद द ड्रीम ऑफ मेकिंग काउच सर्फिंग अ मेन स्ट्रीम थिंग। फाइनली ऑन 12th June 2004 काउच सर्फिंग की वेबसाइट लॉन्च हुई फॉर द इंटायर वर्ल्ड टू यूज़, और फिर 2011 में इसकी मोबाइल ऐप भी लॉन्च हुई थी। वैसे इस काउच सर्फिंग कंपनी की हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, बट इस वीडियो में हम काउच सर्फिंग कंपनी पर नहीं बट उसके यूज़र्स पर फोकस करने वाले हैं। केसी ने इस प्लेटफॉर्म को अमीर बनने के लिए या इससे पैसे कमाने के लिए शुरू नहीं करा था। वो बस इतना चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग काउच सर्फिंग को एक्सपीरियंस कर पाएँ और एक ऐसी कम्युनिटी बना सके जहाँ ट्रस्ट एंड हॉस्पिटैलिटी प्रमोट हो।
होस्ट और ट्रैवलर्स के बीच जेन्युइन कनेक्शंस बने और लोगों के लिए ट्रैवलिंग ज़्यादा एक्सेसिबल हो पाए। ये ऐप जल्द ही ट्रैवलर्स के साथ साथ फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में भी रहने वाले लोगों के लिए पॉपुलर हो गई थी और इसके मिलियंस ऑफ यूजर्स हो चुके थे। इट वॉजंट लाइक काउच सर्फिंग ऐप एक लौता प्लेटफॉर्म था जो ये सर्विस ऑफर करता था, बट काउच सर्फिंग स्टूड आउट क्योंकि इसमें यूजर्स को काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम दी गई थी। ना उनसे कोई सब्सक्रिप्शन फ़ी चार्ज करा जाता था और कोई भी यूज़र बिना कोई प्रॉब्लम के इसमें अपनी प्रोफाइल एज अ ट्रैवलर या होस्ट बना सकता था। बट यू नो, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है एंड काउच सर्फिंग ऐप भी कुछ अलग नहीं था। इस ऐप का इतना इजीली एक्सेसिबल होना ऑल्सो मेंट कि इसे हर तरीके का इंसान यूज़ कर सकता था, विच ऑल्सो इंक्लूडेड क्रिमिनल, साइकोपैथ्स एंड डेंजरस पीपल। नाउ ये कोई नई बात नहीं है क्योंकि इंस्टा, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू टिंडर या फिर काउच सर्फिंग ऐप, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। सोशल मीडिया इंटरेक्शंस ऑनलाइन ही होंगे एंड इट्स वेरी लेस लाइकली कि तुम उस पर्सन से रियल लाइफ में भी मिलोगे। बट टिंडर जैसे ऐप्स में तुम लोगों से रियल लाइफ में मिल रहे होते हो, विच मेक्स इट वेरी रिस्की। लेकिन काउच सर्फिंग में खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि तुम लिटरली अनजान लोगों के घरों में रुकने वाले हो एंड यू नेवर नो तुम्हारे साथ क्या हो जाए। फॉर दिस रीज़न काउच सर्फिंग ऐप के थ्रू ऐसी डार्क और डिस्टर्बिंग इंसिडेंट्स हुए हैं जिसे सुनने के बाद तुम शायद इस ऐप को कभी इस्तेमाल ही ना करो। एक ऐसे ही इंसिडेंट के बारे में आज हम जानेंगे जो कि एक 20 साल की लड़की के साथ हुआ था। मेरा नाम एना आकरमान है और मैं 20 साल की थी जब मेरे साथ ये सब कुछ हुआ था। मैं अमेरिका से हूँ और मुझे बचपन से ही दुनिया के फेमस प्लेसेस को विज़िट करने की इच्छा थी और एक ट्रैवलर की लाइफस्टाइल मुझे बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती थी। इसलिए मार्च 2013 में जब हमारा स्प्रिंग ब्रेक शुरू हुआ था, तब मैंने अपने फ्रेंड्स अमेलिया के साथ यूरोप की ट्रिप प्लान करी थी जिसमें हमारा फर्स्ट स्टॉप था इटली। इस ट्रिप को लेकर मैं एक्साइटेड होने के साथ साथ नर्वस भी थी क्योंकि इट वॉज द फर्स्ट टाइम जब मैं बिना अपने पेरेंट्स के या किसी गार्डियन के ट्रैवल करने वाली थी एंड दैट्स वाई मनी वॉज अ बिग कंसर्न क्योंकि सारी चीज़ें मुझे और अमेलिया को ही मैनेज करनी थी। हमने अपनी फ़्लाइट्स का इंतज़ाम तो कर लिया था लेकिन होटल चूज़ करने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि मोस्ट ऑफ द अच्छे होटल्स हमारे बजट से बाहर थे एंड द फैक्ट कि हम मल्टीपल शहरों में मल्टीपल होटल्स बुक करना पड़ रहा था ऑल्सो मेड इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। हमने सारी उम्मीद छोड़ दी थी एंड इट लुक लाइक कि हमारी ये ट्रिप पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। पर तब हमें couchsurfing.com के बारे में पता चला जहाँ ट्रैवलर्स फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के घरों में रुक सकते हैं। शुरू में हम दोनों इसे लेकर काफ़ी स्केप्टिकल थे लेकिन जैसे जैसे हमने प्रोफाइल्स ब्राउज़ करी हमारा इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ता गया। हमें हमारी डेस्टिनेशन पर ऐसे कई सारे लोगों की प्रोफाइल मिली थी जो ट्रैवलर्स को अपने घरों में जगह देने के लिए तैयार थे, बट वी हैड टू बी वेरी कॉशियस क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे वर स्ट्रेंजर्स। काफ़ी देर स्क्रॉल करने के बाद हम एक डीनो मैगिलो नाम के आदमी के प्रोफाइल दिखी एंड उस पर बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यूज़ थे जो उसकी हॉस्पिटैलिटी की तारीफ़ें कर रहे थे। लेकिन द थिंग जिसने मुझे उस प्रोफाइल पर भरोसा करने पर मजबूर करा वो ये था कि डीनो एक पुलिस वाला आदमी था। पुलिस को हम सभी लोग सेफ्टी से एसोसिएट करते हैं, इसीलिए मैंने और अमेलिया ने डीनो के घर रुकने का फ़ैसला कर लिया था। स्प्रिंग ब्रेक शुरू होते ही हम इटली के पाडुआ शहर के लिए रवाना हो चुके थे और डीनो से हमारी फ़ोन पर बात भी हो गई थी। उसने हमें बताया था कि वो पाडुआ बस स्टेशन पर हमारा इंतज़ार करेगा। ऑनेस्टली मैं काफ़ी नर्वस थी और मुझे कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद वो आदमी हमें रिसीव करने भी नहीं आएगा। बट टू माई सरप्राइज हमारे वहाँ पहुँचते ही डीनो हमें रिसीव करने के लिए वहाँ पर खड़ा था। वो एक एवरेज हाइट का नॉर्मल लुकिंग गाय था एंड सिंस ही वॉज अ पुलिसमैन वो समवट फिट लग रहा था। उसके हाव भाव और बात करने का ढंग से वो काफ़ी कलरफुल आदमी लग रहा था। बट इवन दो वो हमसे अच्छे से पेश आ रहा था, मुझे अंदर ही अंदर थोड़ा अजीब लग रहा था।
उसके मूवमेंट्स एराटिक थे एंड फॉर सम रीज़न मुझे उसकी स्माइल, उसके एक्सप्रेशन जेन्युइन नहीं लग रहे थे। बट मैंने खुद को समझाया कि शायद मैं पहली बार खुद से ट्रैवल कर रही हूँ, इसलिए मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहे हैं एंड ये थॉट्स को मैंने डिसमिस कर दिया। डीनो से ज़्यादातर बातें अमेलिया ही कर रही थी, पर फिर भी डीनो मुझसे कन्वर्सेशन करने की कोशिश कर रहा था, बट मैं चाहकर भी उसे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पा रही थी। इटली में हमारे पहले दिन पर डीनो हमें वहाँ के किसी बार में डिनर के लिए लेकर गया एंड ही वॉज जेनरस इनफ टू बाय इट फॉर अस। बट मैंने नोटिस करा कि डीनो मेरे साथ काफ़ी टची हो रहा था। वो मेरे शोल्डर्स और मेरे हिप्स के अराउंड अपने हाथों को प्लेस कर रहा था एंड इवन दो आई वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल इन दैट सिचुएशन, मैंने उसे कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इटली में क्या कल्चर था और क्या वहाँ नहीं होता था। मैं रूड बिल्कुल भी साउंड नहीं करना चाहती थी, इसीलिए आई कैरीड ऑन। इटली में हमारा दूसरा दिन काफ़ी अच्छे से बीता क्योंकि मैं और अमेलिया इटली एंजॉय कर रहे थे। द फैक्ट कि मुझे डीनो का सामना नहीं करना पड़ रहा था, दैट मेड इट इवन बेटर। बट दिन के ख़त्म होते ही अब हमें वापस डीनो के घर जाना था। मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार डीनो क्यों हर समय मेरे पीछे ही लगा रहता था। वो हमेशा अमेलिया को छोड़कर मुझ पर ही ज़्यादा फोकस किया करता था एंड अमेलिया ने इस पर मजाक करते हुए ये भी कहा था कि शायद डीनो को मैं हॉट लगती हूँ। बट टू मी दिस वॉज नॉट फनी एट ऑल, क्योंकि डीनो की हरकतें काफ़ी क्रीपी हुआ करती थी। ऑन द थर्ड एंड द फाइनल डे हम एज यूजुअल पूरे दिन इटली की आखिरी दर्शन कर रहे थे। पर दिस इज़ वेयर एवरीथिंग गेट्स वेरी वियर्ड, क्योंकि मुझे वापस डीनो के घर लौटने के बाद क्या हुआ कुछ भी ढंग से याद नहीं है। मुझे रोम के एयरपोर्ट पर होश आया था जहाँ मैं किसी डस्टबिन में उल्टियाँ कर रही थी और अमेलिया मुझे संभाल रही थी। आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि मेरे साथ हो क्या रहा था। बट हमारी ट्रिप जारी रही और हमने अपने प्लान के मुताबिक सारी लोकेशंस एक्सप्लोर कर लिए। लेकिन इटली से निकलने के बाद आई वॉजंट द सेम एनी मोर। मुझे मेरे साथ क्या हुआ उसकी कोई भी मेमोरी नहीं थी एंड इवन अमेलिया को भी कोई आइडिया नहीं था इसके बारे में। उसे तो यही लग रहा था कि मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी। पूरी ट्रिप में यही सोच रही थी मैं कि आखिर मेरे साथ इटली में क्या हुआ था। एंड यस, मेरे मन में ये थॉट भी आया था कि मैं भी मेरे साथ शोषण किया गया हो बाय नन अदर देन डीनो। बट आई केप्ट टेलिंग माई सेल्फ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे वैसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था। मेरी बॉडी में कोई सोरनेस या वियर्ड फीलिंग नहीं थी, इसलिए आई वॉज श्योर कि मेरे साथ वो सब बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा। वेकेशन से वापस लौटने के बाद मैं वापस कॉलेज में बिजी हो गई थी एंड मैं ऑलमोस्ट भूल ही चुकी थी अपने इटली वाले इंसिडेंट के बारे में। बट जस्ट कुछ महीनों के बाद ऑन अक्टूबर मैं एक ऐसी ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री सुनी जो मेरे दिल में दबे सारे नाइटमेयर्स को डुबाकर मेरे सामने लेकर आई थी। इट वॉज अ डॉक्यूमेंट्री अबाउट अ वुमन जिन्होंने शारीरिक शोषण को एक्सपीरियंस करा था। इस डॉक्यूमेंट्री में एक मारिया नाम की लड़की थी जिसने बताया था कि इटली में एक सर्टन पुलिसमैन ने उसके साथ क्या क्या करा था। एंड जैसे ही मैंने ये सुना, समथिंग क्लिक्ड एंड मैंने रियलाइज़ करा कि ये पुलिस ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि डीनो ही था। जिस चीज़ को मैं इतने महीनों से अवॉइड कर रही थी और भुला देने की कोशिश कर रही थी, वो वापस मुझे हॉन्ट करने आ चुका था। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे शुरू से ही पता था कि मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन मैं ना उसके बारे में सोचना चाहती थी और ना ही यकीन करना चाहती थी कि मेरे साथ एक्चुअली में वो सब हुआ था। ऑन आवर थर्ड एंड फाइनल डे इन इटली मुझे बहुत फेंटली याद है कि हमारे अलावा और भी काउच सर्फिंग वुमेन हमारे साथ थे और डीनो हम सबके लिए डिनर बना रहा था। डिनर के साथ साथ उसने हमें होममेड वाइन भी ऑफ़र करी थी और ये सब कंज्यूम करने के बाद से ही मेरी मेमोरी बिल्कुल फॉगी हो गई थी। आई रिमेंबर कि उस रात मैं अपने स्लीपिंग बैग के अंदर सो रही थी, बट डीनो बार बार इंसिस्ट कर रहा था कि मैं उसके बेड पर सो जाऊं। इवन दो मैं पूरी तरह से होश में नहीं थी, आई स्टिल रिफ्यूज्ड। लेकिन उसने फिर मेरे हाथों को ज़ोर से पकड़ा और मुझे खींचकर अपने बेडरूम में ले गया, जिसके बाद मुझे सीधे रोम की एयरपोर्ट में होश आया था। सच्चाई तो ये थी कि डीनो ने मुझे ड्रग करा था और मेरे बेहोश होने के बाद मुझे अपने साथ लेकर गया था, जिसके बाद उसने मेरा फ़ायदा उठाया। बट मैं इतनी यंग और इनोसेंट थी कि मैं उन सब चीज़ों के बारे में सोचना तक नहीं चाहती थी इस वक्त। पर मारिया से कांटेक्ट करने के बाद और ये जानने के बाद कि उसके साथ भी वहाँ वैसा ही हुआ था, मुझे काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था, क्योंकि अगर मैं उस वक्त ही डीनो पर एक्शन ले लेती तो शायद डीनो किसी और वुमन के साथ ये घिनौनी हरकत नहीं करता।
मारिया ने मुझे फेसबुक ग्रुप में इनवाइट करा, जहाँ पर हमारी तरह और भी कई सारी लड़कियाँ थी जिन्हें डीनो ने अपने शिकार बनाया था। उन सब से बात करने के बाद मुझे समझ में आया कि डीनो जैसे लोग जानवरों से भी बदतर होते हैं, एंड आई वाज स्टूपिड टू लेट हिम गो। बाकी विक्टिम्स के साथ होने से मुझे काफ़ी ज़्यादा हिम्मत मिली और हम सब ने ठान लिया था कि डीनो को सज़ा दिलाएंगे, और तब तक हम लोग हार नहीं मानेंगे जब तक डीनो को सज़ा न मिल जाए। सबसे पहले हमने काउच सर्फिंग में रिपोर्ट करके डीनो की प्रोफाइल हटवाई, बट वी न्यू कि ये इनफ नहीं था, बिकॉज वो सिंपली एक नई प्रोफाइल क्रिएट कर सकता था। उसके अच्छे रिव्यूज़ के पीछे का सच भी यही था कि वो ड्रग्ड लड़कियों से ज़बरदस्ती अच्छे रिव्यूज़ लिखवाया करता था, इसलिए हम उसे ऐसे ही खुले तो नहीं छोड़ सकते थे। इनिशियली मैंने अपने लोकल अथॉरिटीज़ को डीनो के बारे में बताया, बट दे डिड नॉट लिसन। उनका कहना था कि जो कुछ भी हुआ है वो मेरी खुद की स्टुपिडिटी के कारण हुआ था और इसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी थी। While it was true, I was stupid, लेकिन सच ये भी था कि मेरे साथ क्राइम हुआ था और मैं और बाकी विक्टिम्स जस्टिस डिजर्व करते थे। It took years, लेकिन हम सब ने कभी भी हार नहीं मानी। हम डायरेक्टली इटली के अथॉरिटीज़ से डील कर रहे थे। मैं और मेरे ग्रुप की बाकी 13 लड़कियां दोबारा इटली गए अपनी टेस्टिमनी देने। धीरे धीरे हमारे एफर्ट्स रंग ला रहे थे। जब पुलिस ने डीनो के घर को इन्वेस्टिगेट करा तो उन्हें एक सूटकेस में ड्रग्स भरे हुए मिले थे, जिसे वो अपने विक्टिम्स को बेहोश करने के लिए यूज़ करता था। इवन दो डीनो के खिलाफ टेस्टिमनीज और एविडेंसेस मिलते जा रहे थे, फिर भी ये केसेस काफ़ी लंबे चले एंड फाइनली पूरे 6 साल बाद ऑन जून 2019 डीनो को फाइनली गिल्टी पाया गया था। उसे पूरे 9 साल की सज़ा सुनाई गई थी, एंड वाइल आई विश उसे और भी ज़्यादा कड़ी सज़ा मिलती, I was happy and proud of myself. डीनो ने अराउंड 230 गर्ल्स को अपने घर में होस्ट करा था थ्रू काउच सर्फिंग, जिसमें कुछ लड़कियां माइनर भी थी। He was a serial predator जो काउच सर्फिंग के थ्रू यंग लड़कियों को टारगेट करता था। He always chose young tourists क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि मेरी तरह कोई भी यंग एंड नाइव लड़की को शिकार बनाना उसके लिए सबसे ज़्यादा आसान होगा। इस इंसिडेंट ने मुझे खुद के बारे में और दुनिया के बारे में बहुत कुछ सिखाया और मुझे वो इंसान बनाया जो मैं आज हूँ। आई स्टिल रिमेंबर द पेन एंड सफरिंग जो मुझे एक्सपीरियंस करनी पड़ी थी while I was trying to come to terms with the things and fight for justice। लेकिन अब जब मैं पलट कर पीछे देखती हूँ आई रियलाइज कि इट वॉज ऑल वर्थ इट। इस इंसिडेंट को हुए अब 10 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं एंड अब आई एम लीडिंग अ हैप्पी लाइफ विद माई फैमिली। आई होप कि मेरी कहानी एक लेसन हो उन यंग लड़कियों के लिए जो अपने आप को ऐसे सिमिलर सिचुएशन में पा रही हैं। मेरी तरह स्टूपिड मत बनना, क्योंकि नो मैटर तुम कितनी भी पावरलेस फील करो, जस्ट नो कि यू आर नॉट अलोन। नेवर फॉरगेट, नेवर फॉरगिव। Well, that was it for today's video guys, and again इस true story का मैंने लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। It is a very important thing to know कि कोई ऐप इतना ज़्यादा हानिकारक भी हो सकता है किसी के लिए, एंड इस वाले केस में तो it led to a lawsuit, so it is very important for you guys to know। तो अपने दोस्तों को भी इस स्टोरी के बारे में बताना तुम लोग। But with that I hope कि तुम लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी, ये कहानी पसंद आई होगी, and I will see you next week। Bye bye।